हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां पर आपको मिलती है प्रतिदिन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी डिक्टेशन। दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेनो स्किल टेस्ट की तैयारी करने वालों को लाभ मिल सके। तो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं। 90 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। लोकतंत्र में निर्णय भले राजनेता लेते हों, पर उन्हें लागू करने में नौकरशाहों की अहम भूमिका से शायद ही कोई इनकार कर पाए। अपवादों को छोड़ दें तो ज़्यादातर सरकारों और राजनेताओं पर नौकरशाही के हावी होने के आरोप नए नहीं हैं। भारतीय शासन व्यवस्था में इन दोनों के संबंध सामान्यतः अच्छे और अपवादों को छोड़ दें तो इस सदी की शुरुआत तक देश तथा उसकी जनता के हित पूरा करने की दृष्टि से ठीक ही रहे हैं, लेकिन नई शताब्दी में दोनों के संबंध जैसे नई परिभाषा में गढ़ गए। कानून कायदों में कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन कार्यप्रणाली जैसे पूरी बदल गई। कागजी परंपरा और कानूनी लड़ाई के लिहाज से हमारी नौकरशाही आज भी भले जनता के लिए काम करती हो, लेकिन अफसोस है कि असल में उसके अधिकांश हिस्से की जवाबदारी आज राजनेताओं तक सिमट कर रह गई है। बेशक लोकतंत्र में राजनेता जनता के नुमाइंदे हैं, लेकिन क्या केवल इसीलिए अधिकारियों को उनकी हाँ में हाँ मिलाने में लग जाना चाहिए? क्या उन्हें सही को सही और गलत को गलत कहने की परंपरा को तिलांजलि दे देनी चाहिए? एक जमाना था जब आईसीएस अफसरों की तूती बोलती थी। भले आज उसे गलत माने, लेकिन आज़ादी के तुरंत बाद और उसके पश्चात भी वर्षों तक ऐसे अनेक अधिकारी थे जिनकी बात सुनने के लिए राजनेता खड़े रहते थे। उनकी राय को गीता रामायण की तरह मानते थे। वे अफसर भी चाणक्य की तरह थे। घर का काम करने के लिए सरकारी दिया बुझाकर घर के ही दिए की रोशनी में काम करते थे। आज न तो वैसे राजनेता हैं और न ही वैसे अफसर। अशोक खेमका, संजीव चतुर्वेदी, अमिताभ ठाकुर या कोई और वैसा बनने की कोशिश करें तो उसे उसकी हैसियत बताने की कोशिश की जाती है, और यदि वह गले में जंजीर डालने से मना कर दे तो फिर उसे चैन से नहीं बैठने दिया जाता। हरियाणा काडर के आईएएस अफसर अशोक खेमका के 28 साल की नौकरी में 53 तबादले इसी का उदाहरण है। विपक्ष में रहते हुए ऐसे अफसरों के साहसिक रोल की सराहना सबने की। कुर्सी पाने के लिए भुनाया भी, पर जब कुर्सी मिल गई तो परनाला वहीं गिरा जहां अब तक गिरता आया था। फिर चाहे पार्टी, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कोई भी हो, तब ऐसे मामले नजीर बन जाते हैं हर उस अफसर के लिए जो नौकरी में नया आता है। तेज तर्रार पहले ही कमर झुका लेते हैं और जो जनता व समाज के लिए काम करना चाहते हैं भ्रमित हो जाते हैं। पुराने और ईमानदार नौकरशाहों के साथ अफसरों की एसोसिएशन को ऐसे
अफसरों को रोशनी दिखाने का कोई तंत्र विकसित करना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में सच बोलने वाले अधिकारियों की नस्ल ही खत्म हो जाएगी, फिर चाहे वे काडर से हो या विशेषज्ञ कोटे से। काफी नानुकर व इंतजार के बाद आखिरकार भारतीय कपास निगम ने कपास की खरीद तो शुरू की, लेकिन करीब 2 माह बीतने के बाद भी यह एक तरह से औपचारिकता ही लगती है। किसानों को इस खरीद के जैसे लाभ व राहत मिलने चाहिए वैसे नहीं मिल रहे हैं। कहने को समर्थन मूल्य पर कपास खरीद केंद्र बनाए गए हैं, पर कड़वी हकीकत यह है कि समर्थन मूल्य पर खरीद अभी तक रफ्तार नहीं पकड़ पाई। अधिकतर जगह तो नमी का बहाना कर खरीद ही नहीं की गई। इसके अलावा वहां पर्याप्त साधन सुविधाएं भी नहीं जुटाए गए। अकेले श्री गंगानगर जिले में बनाए गए 8 खरीद केंद्रों पर पहले तो सभी जगह प्रभारी ही नहीं थे। अब भी 6 केंद्रों पर ही खरीद हो रहे हैं। छठे केंद्र पर भी सूरतगढ़ उपखंड अधिकारी के दखल से तब शुरू हुई जब उन्होंने कानून व्यवस्था भंग होने की आशंका जताई। यह बात सभी जिम्मेदार जानते हैं कि कपास खरीफ की प्रमुख फसल है। इसको नकदी फसल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका स्टॉक नहीं हो सकता, इसको निकालते ही बेचना पड़ता है। दूसरी अहम बात यह है कि भारतीय कपास निगम केंद्र सरकार के नियंत्रण में है, जबकि समन्वय राज्य सरकार के अधिकारी व संबंधित संस्थान करते हैं। विडंबना यह भी है कि इस मामले में किसान प्रतिनिधियों ने ही विरोध किया। विरोध श्री गंगानगर के बजाय हनुमानगढ़ तक सीमित रहा। इतना होने के बावजूद किसी भी दल के नुमाइंदे ने किसानों की इस समस्या को गंभीरता से नहीं सुना। जाहिर सी बात है, मामले में कहीं न कहीं सियासी पेच भी फंसा है। समर्थन मूल्य घोषित करने व खरीद केंद्र बनाने से ही किसानों की समस्या का समाधान नहीं होने वाला। खरीद केंद्रों पर पर्याप्त सुविधाएं व संसाधन भी चाहिए। दूसरी ओर कपास निगम खरीद धान मंडियों की मार्फत नहीं, सीधे ही कर रहा है। बिचौलियों को खत्म करने से निश्चित ही किसानों की मेहनत व समस्या की बचत होगी। लेकिन फिर भी समस्या यथावत है तो जरूरत नए समाधान तलाशने की है। जब से हम मतदाता बने हैं तब से ही हम इस मुगालते में जीते रहे हैं कि राज्य में या देश में सरकार हमारे मत से ही बनती है। अब देश में जिस तरह की राजनीति दिखने को मिल रही है, विशेष तौर पर पिछले दिनों महाराष्ट्र में जिस तरह का राजनीतिक ड्रामा चला, उसने स्पष्ट कर दिया कि सरकारें हमारे मत के आधार पर बिल्कुल भी नहीं बनती। वास्तव में सरकारें आमजन के मतों के बजाय
जोड़ तोड़ से बनती है। महाराष्ट्र में जिस तरह सत्ता के लिए खेल खेला गया वह परिचायक है इस बात का कि हर दल सिर्फ और सिर्फ सत्ता की दौड़ में अंधा है। नेताओं के लिए मतदाता खिलौना भर है। पाई स्टॉप।